आप लोग कई बार एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब भी हम अपने एनिमल को, अपने शीप को, गोट को वैक्सीनेशन करते हैं, उसके बाद भी उस लॉट में डिसीज आउटब्रेक हो जाता है। तो यहां पर एक प्रश्न ये आता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया वैक्सीनेशन करने के टाइम में, क्या गलतियां ऐसे हम कर बैठे जिसकी वजह से वैक्सीनेशन देने के बाद भी आपके एनिमल्स को पर्टिकुलर डिसीज हो जाता है। आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम लोग ऐसे क्या क्या प्रिपरेशन करें, क्या क्या ऐसे सेफ्टी वहां पे हम बरते जिसकी वजह से वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी हमारे एनिमल्स को बिल्कुल भी वहां पे डिसीज ना लगे। वैक्सीनेशन फेल्योर के बारे में जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा कोई भी फ्लॉक नहीं है जिसमें हम मोर्टेलिटी को जीरो करें। हमारा जो वैक्सीनेशन हम करते हैं, हमारा पर्पस यही रहता है कि वहां मोर्टेलिटी को काफी हद तक कम करना। तीसरा है, इन मेजॉरिटी ऑफ द फ्लॉक्स फ्लॉक प्रोडक्टिविटी इज आल्सो पुअर। प्रोडक्टिविटी इन द सेंस कि अगर आप उसको मिल्क के लिए पाल रहे हैं तो उसका मिल्क ही कम आ रहा है, अगर आप उसको बच्चे के लिए पाल रहे हैं तो कमजोर पैदा हो रहा है, या बच्चा अगर पैदा हो भी रहा है तो उसमें बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं है और 2-3 महीने बाद उसका डेथ हो जाता है। अगर हमारे फार्म में मोर्टेलिटी आता है, किसी एनिमल को बीमारी लगता है, तो उसमें से कई रीजन हो सकता है, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ा रीजन है बीमारियां। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जितने भी डिजीज होता है अपने शीप एंड गोट में, उसमें से 11 ऐसे डिजीज है जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं। कई बार हम अपने एनिमल्स को वैक्सीनेशन तो करते हैं, लेकिन इसके बाद भी आउटब्रेक हो जाता है। तो आज के टॉपिक इसी में हम केंद्रित करने वाले हैं कि आखिर क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से ये डिसीज आउटब्रेक होता है इवन आफ्टर वैक्सीनेशन। और अगर आउटब्रेक उसके बाद भी होता है तो सीधी सी बात है, उसका आपका जो वैक्सीन किए हैं कहीं ना कहीं उसमें फेलियर है, कहीं ना कहीं आप वहां पे गलती कर रहे हैं। अगर आपको एक बार समझ आ जाता है कि भाई आप कहां कहां पे गलतियां कर रहे हैं अपने एनिमल्स को वैक्सीनेशन करने के टाइम में, तो बहुत हद तक आप ये गलतियों को चेक कर सकता है। कई सारे डिसीजेस हैं जिसको हम बहुत ही आसानी से वैक्सीनेशन के द्वारा रोक सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से वैक्सीनेशन फेल होता है। पहला रीजन, एक बड़ा रीजन है एक्सपायरी ऑफ द वैक्सीन। एक्सपायरी वाला वैक्सीन यूज करते हैं तो उसकी तो पोटेंसी वैसे भी कम हो गया रहता है, वैसे भी खत्म हो गया रहता है, और ऐसे सिचुएशन में अगर आप अपने एनिमल्स को वैक्सीनेशन करेंगे तो बिल्कुल भी उसका इफेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए जब भी आप वैक्सीन लगाने चाहते हैं तो पहले एक बार उसकी एक्सपायरी डेट को जरूर चेक करें। अगर नियर एक्सपायरी डेट है तो ज्यादा अच्छा, उसको आप यूज ना करें, और अगर एक्सपायरी हो गया तो उसको यूज तो करना ही नहीं। एक ये बहुत बड़ा रीजन है वैक्सीन के फेल्योर होने का। इसमें सेकेंड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ वैक्सीन विद द रॉन्ग सीरोटाइप। जब हम किसी पर्टिकुलर डिसीज को देखते हैं तो डिसीज ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर वायरस के द्वारा होता है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रेन में ही होता है, उसकी भी कई टाइप होता है। जैसे अगर हम क्लॉस्ट्रिडियम की बात करें, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस का टाइप बी का वैक्सीन तो अवेलेबल है, लेकिन टाइप ए टाइप बी का वैक्सीन नहीं अवेलेबल है। और ऐसे में अगर आपके लॉट में टाइप ए या टाइप बी की बीमारियां हैं तो अगर हम टाइप बी का वैक्सीन उसको लगाने के तो यहां पे वो निश्चित रूप से फेल होगा। तीसरा रीजन है, और ये बहुत बड़ा रीजन है, कोल्ड चेन बिटवीन पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर तो इनॉक्यूलेशन। सपोज करो कोई वैक्सीन अगर दिल्ली में बन रहा है या हैदराबाद में बन रहा है, अगर वहां के एक वैक्सीन सेंटर से आता है तो हमारे तक पहुंचने में उसको काफी टाइम लग जाता है। और बीच में अगर कहीं भी कोल्ड चेन अगर मेंटेन नहीं हो पाए, कोल्ड चेन मींस जितने उसको हमको ठंडे में लाना पड़ता है, जैसे 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में हमको उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। अगर इस पूरे ड्यूरेशन में वो अगर कोल्ड चेन ब्रेक होता है, अगर उस पर्टिकुलर वैक्सीन का जो पोटेंशियल वैसे ही खत्म हो जाता है, पूरा वैक्सीन ही खराब हो जाता है। तो यहां पे जब भी आप वैक्सीन कैरी करते हैं या वैक्सीन लगाते हैं तो इस चीज को जरूर इंश्योर करें कि जो वैक्सीन आप लगा रहे हैं वो कोल्ड चेन मेंटेन था कि नहीं था। और नेक्स्ट पॉइंट है डेथ ऑफ लाइव वायरस और लॉस ऑफ ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज। भाई स्टोरेज तो आपको इसको कोल्ड जगह में करना है, 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में ही करना है। अगर आप उसको उस पर्टिकुलर जगह में नहीं करते हैं, ऐसे कंडीशन में जब उसकी पोटेंसी एकदम कम है या खत्म हो गया है, ऐसे में अगर आप उस वैक्सीन को यूज करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पे वैक्सीन फेलियर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम अगली पॉइंट की बात करें तो यूज इनएप्रोप्रिएट डाइल्यूएंट फॉर द एट्यूनेटेड वैक्सीन। उस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा दिया गया डाइल्यूएंट ही यूज करना है, क्योंकि वो उस तरीके से ही बनाए रहते हैं। ऐसे में अगर आप अपने मर्जी से उसमें यूज करेंगे, कोई भी डिस्टिल वाटर या पानी को कई बार बॉईल करके लोग उसमें घोलते या ना करें, उस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा जो भी डाइल्यूएंट दिया गया आप प्लीज उसी डाइल्यूएंट को यहां यूज करें। इसमें अगला पॉइंट है फॉल्टी रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो एक गलती फील्ड के लोग क्या कर जाते हैं यहाँ पे कि भाई जैसे एक पर्टिकुलर आपके पास में पाउडर है तो उसमें लिखा रहता है कि ये जो पाउडर है वो कितना डोज आके जाके बनेगा, मींस 20 डोज का है, 25 डोज का है, 30 का है, 40 का है, 50 कितना डोज बनेगा। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं देखते हैं कि इसमें कितना ml अपना डाइल्यूएंट को मिलाना है।
वहां पे उसमें लिखा रहता है कि भाई इस पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए आपको 10 ml मिलाना है या 15 ml मिलाना है या 20 ml मिलाना है, ये स्पेसिफिक रहता है। तो जहां पे 20 ml हमको डालना था डाइल्यूएंट, उसमें हम 25 ml डाल देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन नहीं करेंगे और उसमें एक्स्ट्रा वाटर डालेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और ऐसे में जहां पे आपको एक पर्टिकुलर जब डोज करेंगे, भाई 2 ml लगा रहे हैं, तो यहां पे आप 2 ml तो लगा रहे हैं एनिमल को निश्चित रूप से, लेकिन वहां पे 2 ml में जो कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे वैक्सीन के उसका किल्ड वायरस का वो काफी कम हो जाएगा। और ऐसे में यहाँ पे वैक्सीन फेलियर के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएगा। इसका अगला पॉइंट है कॉन्टेमिनेशन ऑफ वैक्सीन ड्यूरिंग वैक्सीनेशन। आप देखे होंगे कि जब हम फील्ड कंडीशन में अपने एनिमल्स को वैक्सीन लगाने जाते हैं, अपने शीप एंड गोट को, तो कई बार शीप एंड गोट की बॉडी बहुत ज्यादा गंदा रहता है, या कई बार जब हम बार बार वैक्सीन लगाते हैं तो हमारा हाथ भी गंदा हो जा रहा था। ऐसे में अगर बार बार आप उसी, और एक चीज और देखने को मिलता है जब फील्ड कंडीशन में वैक्सीनेशन करते हैं तो कई बार लोग उसके नीडल को छूते रहते हैं। तो भाई आपका हाथ तो वैसे भी गंदा है, क्योंकि आप फील्ड कंडीशन में अगर कर रहे हो, कई सारे वहां पे एनिमल्स को हैंडल आप कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपका हाथ तो वैसे भी गंदा है। और कई बार हम ऐसे जगहों में वैक्सीन को लगाते हैं जहां पे बॉडी एनिमल का खुद गंदा है। जैसे कई बार पीछे की तरफ हम वैक्सीन लगाते हैं, उसके टेल के नीचे वाले जगह में लगाते हैं, तो टेल के जो पीछे वाले रीजन वैसे भी उसके गोबर से पूरा गंदा हो जा रहा था। ऐसे में अगर आप उसको लगाएंगे तो आपका निडल उसमें गंदा होगा, और उसी गंदगी की वजह से वो जो वहां पे कुछ और इन्फेक्शन होगा वो भी उसके बॉडी में चले जाएगा। अगला पॉइंट है एक्सपोजर ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड लाइव वैक्सीन फॉर द सनलाइट। इसमें स्ट्रिक्टली लिखा रहता है कि अगर कोई भी आप वैक्सीन यूज करते हैं, पहला तो आपको कोल्ड चेन मेंटेन करना है, कि अगर हमको 100 एनिमल्स को लगाना है, लेकिन चूंकि कई बार वैक्सीन बहुत छोटे छोटे आते हैं, 30 ml का, 40 ml का, 50 ml का, इस टाइप का, तो हम क्या करते हैं कि सारे जो अपने वैक्सीन है जिसको हमको डिसॉल्व करना है उसको एक साथ डिसॉल्व कर देते हैं। सारे जो पाउडर को एक साथ डिसॉल्व कर दी उसको हम फिर कैरी करके ले गए। ऐसे में क्या होता है कि अगर आप उसको बहुत ज्यादा टाइम तक उसको डिसॉल्व करके रखेंगे तो उसकी पोटेंसी फिर खत्म होने लग जाती है, मींस उसका जो इफेक्टिवनेस है वो काफी कम हो जाता है। ऐसे में प्लीज ये गलती आप कभी भी ना करें। पहली तो ये कि आप उसको सनलाइट में डायरेक्ट एक्सपोज ना करें, दूसरा एक साथ उसको बिल्कुल भी डिसॉल्व ना करें। आप उसको देख लीजिए कि कहीं पर्टिकुलर जगह में जा रहे हैं तो कितना एनिमल है, उसी हिसाब से उसको आप डिसॉल्व करें, और एक बार जब वो खत्म हो जाता है तभी आप दूसरे मेडिसिन को निकालें और उसको फिर डिसॉल्व करें। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो रॉन्ग साइड ऑफ इनोकुलेशन। वैक्सीन लगाने से पहले इसको जरूर पढ़ ले और इंश्योर कर ले कि ये मसल्स में लगाने के लिए वैक्सीन है कि ये वैक्सीन उसके त्वचा में लगाने के लिए है। और अगला पॉइंट है अंडर डोजिंग। ये फील्ड कंडीशन में काफी देखने को मिलता है। होता क्या है कि अगर हम अपने वैक्सीन को लेकर दूर जा रहे हैं कहीं वैक्सीनेशन करने के लिए, हमारे पास में अगर एक ही वायल है, सपोज एक ही वायल है, तो लोग क्या करते हैं कि उस पूरे एनिमल में इसको लगाने के लिए वो डोज कम कर देते हैं। वो पहले तो देख लेते हैं कि वैक्सीन भाई इसमें कितना है, लग रहा है कि इसमें वैक्सीन हमारा 20 ml है, लेकिन हमारे पास एनिमल्स कितना है, हमारे पास एनिमल 10 है और हमको लगाना है इसको 2 ml है। तो लोग क्या करते हैं कि सारे एनिमल्स उसको लगाने के लिए इसका डोज तो 1 ml कर देते हैं। अगर डोज थोड़ा ज्यादा हो जाए तो चलेगा, लेकिन कभी भी डोज को कम ना करें, क्योंकि ये स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में आता है और उसी स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में वो एनिमल के बॉडी में जाके वो काम करता है। और ऐसे कंडीशन में आप उसके डोज को कम कर देंगे तो बिल्कुल भी वो काम नहीं करेगा, और यहाँ पे वैक्सीन फेलियर होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसका अगला है बूस्टर इज नॉट यूज्ड वेयर एवर इंडिकेटेड। बूस्टर डोज मींस उस पर्टिकुलर वैक्सीन को हमको रिपीट करना होता है। तो यहाँ पे जहां पे लिखा रहता है कि आपको बूस्टर डोज यहाँ पे जरूर देना है, वहां पे प्लीज आप निश्चित रूप से इंश्योर करें उसको बूस्टर डोज देने का। अगर आप उसको बूस्टर डोज नहीं देते और एक बार उसको वैक्सीनेशन करके छोड़ देते हैं तो यहाँ पे वैक्सीनेशन फेलियर के चांसेस बढ़ जाता है। अगर आपको बोला जा रहा है इसको 15 दिन में बूस्टर देना है तो निश्चित रूप से देना है। इसमें लास्ट पॉइंट है एक्सपोजर टू हैवी चैलेंज डोज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट विद इन 7 पोस्ट वैक्सीनेशन। जितने भी सारे वैक्सीन है या जितनी सारी दवाइयां हैं उसका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, उसी स्पेसिफिक पीरियड में वो काम करना स्टार्ट करता है। अगर हम आज वैक्सीन दे रहे हैं, मींस हम तो आज उसको एंटीजन दे रहे हैं, तो जब ये पर्टिकुलर वैक्सीन एनिमल के बॉडी में जाता है तो उसको कम से कम 7 दिन लगता है उसके बॉडी में एंटीबॉडी बनाने के लिए, और यही एंटीबॉडी उसको इम्यूनिटी देता है, प्रतिरोधक क्षमता देता है। तो ये जो 7 दिन का पीरियड रहता है, अगर आज आपके एनिमल्स को वैक्सीन लग रहा है तो उसके 7 दिन के बीच का टाइम बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। इस बीच में आपको इस एनिमल्स को बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि भाई अगर आप उसको वैक्सीन लगवा दिए और छोड़ दिए, अगर उस पीरियड में अगर किसी दूसरे एनिमल के कांटेक्ट में आता है जिसको ऑलरेडी वो इन्फेक्शन है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, एनिमल जब एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करता है तो उसका बॉडी अच्छा खासा काम करना स्टार्ट करता है, और उस पर्टिकुलर पीरियड में शुरू के 7 दिन में उसका इम्यूनिटी काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में अगर आप उस पर्टिकुलर एनिमल को दूसरे
ऑलरेडी डिसीज्ड एनिमल के साथ में एक्सपोज करेंगे तो इनको भी, जो हेल्दी एनिमल, उनको भी डिसीज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस पीरियड में 7 दिन में आपको स्पेसिफिक रूप से ध्यान देना है, और इस 7 to 14 डेज का पीरियड रहता है जिसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में एंटीबॉडीज बनता है, उसके बाद भी एनिमल पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो पाता है।